नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिट कंपटीशन विद राज में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ा था और उसमें उनके मूल निवास एवं भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा की, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इनके राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। तो जैसा कि हमें पता है कि जो वैदिक आर्य थे वो उनकी जो स्थिति थी या जो वैदिक आर्य थे वो पशुपालन के माध्यम से अपने जीवन का निर्वहन करते थे। उनमें कृषि पशुपालन के माध्यम से अपने जीवन का निर्वहन करते थे। उनमें कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, या ज्ञान था भी तो बहुत कम था। उनका जो अपने जीवन को निर्वहन करने का मुख्य साधन था वो था पशुपालन। तो वो लोग एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता के वाहक थे, अर्थात उनके पास कोई ऐसा जैसा हम सिंधु सभ्यता में देखते हैं नगर या महल टाइप के नहीं थे। तो वो एक प्रकार से कबीलाई सभ्यता में रहते थे। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो उनका समाज था वो कैसा था। तो जो ऋग्वैदिक काल था या ऋग्वैदिक सभ्यता थी या आर्य सभ्यता थी, वो लोग कबीलाई सभ्यता का निर्वहन करते थे, कबीलाई सभ्यता का निर्वहन करते थे। और ये कबीले, जब कई कबीले मिल जाते थे तो मिलकर एक जन का रूप लेते थे, उसको जन बोलते थे, जन। तो इस जन का जो हेड होता था या जन का जो प्रमुख होता था उसको राजा बोला जाता था, और उसी राजा का दूसरा नाम था गोप। तो अब उस जो कबीले की जो मूल इकाई होती थी उसको परिवार बोलते थे। परिवार, जो जैसे कबीले में 10 लोग हैं तो इस 10 लोगों के ग्रुप को परिवार बोला जाता था। और उस परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार का जो मुखिया होता था उसको गृहपति, गृहपति या गहपति, या उसी को हम लोग कुलप बोलते थे। कुलप, उस समय कुलप बोलते थे। अब जो हमारा ये कबीला या जन, जो जनपद की अवधारणा आगे आती है 600 BC में, तो जनपद की अवधारणा कैसे पड़ी, तो इन्हीं छोटे छोटे ग्रुप से मिलकर आगे एक बड़ा ग्रुप बन गया जिसको जनपद कहा जाता है। तो वो ग्रुप कैसे बना, तो ये जो कुल होता था, यही जो 8-10 लोगों का समूह होता था, इसी को परिवार बोला जाता था। और इन्हीं परिवारों से मिलके कुछ परिवार या कुछ कबीले जैसे मिल गए तो मिलके क्या बना, गांव। तो जैसे 5 लोगों का एक समूह है जिसको हम लोग परिवार बोल रहे हैं, तो अगर इसी टाइप के 5 या 10 परिवार एक जगह रह रहे हों तो उसको गांव बोला गया या ग्राम बोला गया। और इन गांवों में एक मुखिया बना दिया गया जो सारे लोगों की रेख देख और सारे कामकाज की रेख देख करेगा। उसको हम लोगों ने बोला ग्रामणी। ये गांव का मुखिया होता था। अब कई गांव, जैसे 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, इन चारों गांवों को मिला के एक नया नाम दे दिया गया। वो नया नाम क्या था, वो नया नाम था आपका विस। अर्थात कई गांवों को मिला के जो एक नाम बनता था उसका नाम था विस। और इस विस का प्रमुख कौन होता था, अर्थात ये 4-5 गांवों का प्रमुख, उन्हीं 4-5 गांवों में से एक को बना दिया गया, उसको बोलते थे विसपति। विस की अवधारणा आप जिले से ले लीजिए कि कई गांवों को मिला के एक नाम दे दिया गया जिला, कि ये जिला है, इसमें इतने सारे गांव सम्मिलित हैं, और उस जिले का प्रमुख हो गया विसपति। तो विस का प्रमुख विसपति। अब इसी प्रकार से कई विस या कई जिलों को मिला के जो बनता था नाम वो होता था जन। तो जन का प्रमुख जनपति। अब इसी जन के आगे अवधारणा आती है महाजनपद की। यही जन, जैसे अभी जन बना तो जब कई जन हो जाएंगे, 1 जन, 2 जन, 3 जन, 4 जन, तो यही 600 BC में अवधारणा आ जाएगी महाजनपद की। अब बात आती है वैदिक आर्य सभ्यता में कि जो राजा होता था उसका चुनाव कैसे होता था, या शासन प्रणाली अगर राजा चलाता था तो वो कैसे चलाता था और राजा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखते हैं कौन प्रमुख था वैदिक आर्य सभ्यता में, तो राजा प्रमुख होता था। तो वैदिक आर्य सभ्यता में राजा की जरूरत हमें पड़ी ही क्यों, तो राजा का प्रमुख उद्देश्य था, आर्य सभ्यता में लोग थे उनकी सुरक्षा करना, और उनकी सुरक्षा से ज्यादा उनके जानवरों की सुरक्षा करना। क्योंकि जो आर्य सभ्यता है इसमें मेनली जो होता था वो पशुपालन होता था। आजीविका का प्रमुख साधन पशुपालन था, ना कि कृषि। तो पशुपालन जब प्रमुख साधन था तो इसका मतलब पशुओं को सुरक्षित रखना प्रमुख जिम्मेदारी थी। अब पशुओं को सुरक्षित कौन रखे, तो उसके लिए जो बलिष्ठ हो, जो वरिष्ठ हो, उसको प्रमुख बना दिया जाता था। तो इसीलिए
आर्य सभ्यता में एक राजा की अवधारणा निकल के आई कि एक व्यक्ति को प्रमुख बना दिया जाए और इसका नाम राजा है, जो हमारी भी देख रेख करेगा, हमारी कबीले की भी देख रेख करेगा और हमारे जानवरों को भी सुरक्षित रखेगा। और हमारे पास जानवर आएंगे कहाँ से, तो हम लोग इकट्ठा होकर युद्ध करने जाएंगे या लड़ने जाएंगे या कहीं से लूट के लाएंगे, तो उसके लिए भी एक प्रमुख होना चाहिए जो हम सब लोगों को इकट्ठा रख सके। तो इस वजह से राजा की जरूरत पड़ी और उसका कार्य जैसा मैंने बताया कि लूट और दूसरा पशुओं की सुरक्षा और अपने कबीले की भी सुरक्षा। तो ये है राजा का काम। अब राजा का निर्वाचन कैसे होता था? 2 बैठकें होती थी जिसमें एक का नाम था सभा, दूसरी का समिति। अब सभा और समिति में अंतर क्या है? तो सभा जो होती थी वो कुलीन जन की संस्था मानी जाती है, ऐसा लुडविक कहते हैं। लुडविक महोदय एक विद्वान है। लुडविक कहते हैं कि जो सभा नामक संस्था थी ये कुलीन लोगों की संस्था थी और जो समिति थी ये आम लोगों की संस्था थी। और जब राजा का चुनाव होता था तो इसी सभा और समिति इन दोनों में लोग बैठते थे और निर्वाचन के माध्यम से एक व्यक्ति का चुनाव करते थे जो राजा बनता था। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान के अनुसार सभा या समिति आम लोगों की संस्था थी? तो लुडविक विद्वान के अनुसार जो सभा थी वो कुलीन लोगों की संस्था थी और जो समिति थी वो आम लोगों की संस्था थी। इसके अलावा 2 संस्थाएं और भी थी जिनको हम लोग गण या विदत बोलते हैं। गण और विदत में भी स्त्री पुरुष दोनों को बराबर से अधिकार प्राप्त थे, अर्थात स्त्री पुरुष के साथ समानता का अधिकार प्राप्त करते हुए इन सभाओं में भाग लेती थी। इसके बाद बात आती है कि राजा का निर्वाचन तो हो गया। अब बात आती है कि क्या राजा की कोई मंत्री परिषद थी? अगर थी तो क्या थी, अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि इतना बड़ा कोई साम्राज्य नहीं था कि जिसके लिए मंत्री परिषद की जरूरत पड़ती हो। तो हमें किसी भी लेखन सामग्री से राजा के मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, उनके सलाहकारों का उल्लेख मिलता है और सलाहकार में उसका जो प्रमुख सलाहकार होता था वो उसकी पत्नी होती थी और जो उसके पंडित या पुरोहित होते थे वो राजा के सलाहकार होते थे। तो वैदिक काल में राजा के 2 ही सलाहकार मिलते हैं, एक तो पुरोहित और दूसरा जो मेन सलाहकार होता था वो उसकी पत्नी होती थी। और जैसा मैंने बताया वैदिक काल का साम्राज्य इतना कुछ बड़ा नहीं था कि जिसकी वजह से और सारे पद हमें देखने को मिले। इस वजह से वैदिक काल में ना तो हमें राजस्व पदाधिकारी मिलता है और ना ही न्यायिक पदाधिकारी मिलता है, इनका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अर्थात अगर इन सब की बात आती है तो इसका हेड या इसका प्रमुख राजा को ही मानिए। लेकिन एक स्थान प्रमुख था, वो क्या था? तो वो था चारागाह का स्थान, क्योंकि वैदिक काल में हमें पशुओं की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो पशु इंपॉर्टेंट हैं तो पशुओं के खाने पीने की चीज भी इंपॉर्टेंट होगी। तो पशु चारा खाते थे तो इसके लिए चारागाह होती थी। तो वहां पे चारागाह के प्रमुख को इंगित किया गया है। तो चारागाह के प्रमुख को स्पेशल नाम दिया जाता था वाज्रपति। जो चारागाह का प्रमुख बनाया गया होता था उसका नाम था वाज्रपति। लेकिन धीरे धीरे जब ये वैदिक काल अपने उत्तरोत्तर बढ़ता गया तो धीरे धीरे इस वाज्रपति को ग्राम के जो प्रमुख होते थे, ग्रामीणी अर्थात जो गांव का मुखिया होता था, उसी ने इसको स्थानांतरित कर दिया। अर्थात जो गांव का मुखिया या हेड होता था वही धीरे धीरे करके वाज्रपति का स्थान लेने लगा और अब वाज्रपति का अलग से चुनाव ही नहीं होता था। जो गांव का मुखिया होता था वही वाज्रपति हो जाता था, अर्थात जो गांव का मुखिया था वही चारागाह का प्रमुख होने लगा। तो ये हमारा था वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब आइए आगे चर्चा करते हैं वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में। तो आइए बात करते हैं राजनीतिक स्थिति के बाद आर्थिक स्थिति में कि वैदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि वैदिक आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता के परिपालक थे और वो पशुपालन को अपना प्रथम कार्य मानते थे। जैसा कि हमें ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है कि जो आर्य थे उनका प्रथम पेशा पशुपालन था और दूसरा पेशा कृषि था। तो वैदिक आर्य प्रमुख रूप से पशुपालन करते थे। तो साधारण सी बात है, जब वैदिक लोग सबसे ज़्यादा अपना कार्य
पशुपालन के माध्यम से या अपना जीवन निर्वाहन पशुपालन के माध्यम से करते थे, तो उन्होंने जो प्रार्थनाएं की हैं या उन्होंने जो अपनी स्तुतियां की हैं, वो सीधी सी बात है वो पशुओं के लिए ही किया होगा, ना कि कृषि के लिए। तो हमें ऋग्वेद में सर्वाधिक जो प्रार्थनाएं मिलती हैं वो पशुओं के विषय में ही मिलती हैं। तो सर्वाधिक प्रार्थना भी हमें पशुओं के लिए ही मिलती हैं आर्यों के द्वारा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर इन्होंने सर्वाधिक प्रार्थनाएं पशुओं के बारे में की हैं, तो वो कौन सा पशु है जो इन्हें सर्वाधिक प्रिय रहा होगा या सर्वाधिक पवित्र रहा होगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है वैदिक सभ्यता से कि वैदिक सभ्यता का सर्वाधिक पवित्र पशु कौन सा था। सर्वाधिक पवित्र पशु, तो जैसा कि हमें लिखित साक्ष्यों से ज्ञात होता है या ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों का सर्वाधिक पवित्र पशु गाय था। अब गाय क्यों था, इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि गाय से हमें दूध भी प्राप्त होता था, दूसरी बात गाय से गोबर भी प्राप्त होता था जिसका प्रयोग वो खाद के रूप में भी करते थे। तो हो सकता हो गाय को, जैसे आज भी गाय का महत्व तो माँ के रूप में होता है, उसी प्रकार आर्यों ने भी गाय को काफी महत्व दिया हो, इसीलिए वे उसको सर्वाधिक पवित्र पशु मानते थे। और गाय का एक दूसरा नाम भी उन्होंने इंगित किया है जिसको अघन्या बोला है। अघन्या का मतलब ना मारने योग्य, मतलब जो स्थिति आज है गाय के लिए शायद यही स्थिति वैदिक आर्यों में भी रही होगी, तभी गाय को ना मारने योग्य कहा गया है। और गाय को इन्होंने वैदिक आर्यों ने विनिमय का एक माध्यम माना है। उस समय आज की तरह का रुपया पैसा नहीं चलता था, तो अगर किसी से हमें कोई चीज़ लेनी है तो उसके बदले में गाय को सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाता था कि गाय से हम लोग इस चीज़ को बदल सकते हैं। तो गाय को विनिमय का मुख्य माध्यम माना जाता था। और जैसा कि ऋग्वेद में लिखा है कि अगर गाय की हत्या या चोरी कोई करता पकड़ा गया, गाय की हत्या या फिर चोरी करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया, तो उसे या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर देश निकाला दिया जाएगा। दूसरी बात यह भी हमें मिलती है कि जो राजा बनाया गया था, जो लूट और रक्षा करने में भागीदार होता था, तो हमें सर्वाधिक लड़ाइयाँ जो देखने को मिली हैं वो इन्हीं पशुओं से देखने को मिली हैं। और पशुओं में एक गाय बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो सर्वाधिक लड़ाइयाँ हमें इसी की वजह से देखने को मिली हुई हैं। आर्थिक व्यवस्था में व्यापार का संचालन कर रहे थे वो थे पड़ी। ये पड़ी जो एक प्रकार से व्यापारी होते थे, उनका एक स्पेशल नाम था पड़ी। तो ये पड़ी लोग एक प्रकार से पशु चोरी का भी काम करते थे। पशु चोरी का काम इसलिए क्योंकि गाय उस समय अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पशु था, तो अगर इसको देखा ना जाए तो ये लोग चोरी करके विनिमय कर देते, विनिमय इधर से उधर। एक तो गाय विनिमय का माध्यम भी थी, तो इस वजह से गाय को आप एक प्रकार से रुपया मान लीजिए। तो जो वैल्यू आज रुपए की है वही वैल्यू उस समय गाय की थी। तो ये जो व्यापारी लोग थे गाय को चुरा बहुत जल्दी लेते थे, तो इनको पड़ियों को पशु चोर की संज्ञा दी गई है। पशु चोर की संज्ञा पड़ियों को मिलती है। और इसी में एक चीज़ और लिखी हुई मिलती है कि गाय को जो दूहती थी या गाय का जो लोग दूध निकालते थे उसको दुहिता बोला जाता था, और अक्सर ये काम पुत्रियों के द्वारा किया जाता था। इसीलिए दुहिता का दूसरा अर्थ यही है कि जो दूध निकालने वाली पुत्री होती थी उसको दुहिता नाम से संबंधित किया जाता था। अब बात ये आती है कि क्या आर्थिक में केवल पशुपालन ही होता था? क्या ऋग्वेद में कहीं भी पशुपालन के अलावा कृषि के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं? तो नहीं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के चौथे मंडल से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अगर ये बात की जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि के साक्ष्य का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है। और कृषि में किस अनाज का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो उसमें यव लिखा हुआ है। यव अर्थात आज का जव के साक्ष्य हमें कृषि के तहत प्राप्त होते हैं, जो ऋग्वेद में चौथे मंडल में उल्लिखित है। अब बात आती है कि क्या कृषि व्यापक स्तर पे हो रही थी? तो जैसा मैंने बताया कि ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ पे कबीलाई लोग रहते थे, इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, तो कृषि को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी जितनी पशुपालन को। तो कृषि के बहुत कम साक्ष्य थे, जबकि पशुपालन के साक्ष्य हाई लेवल पे थे। अब दूसरी बात जो मैंने अभी बताई, जो पड़ी थे वो एक प्रकार से व्यापारिक व्यक्ति थे, इन्हीं लोगों के माध्यम से व्यापार होता था। तो
एक प्रकार से पड़ियों ने व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। दूसरा जो एक नाम आता है वेकनाट, तो ये वेकनाट कौन थे? तो ये वेकनाट सूदखोर थे। सूदखोर का मतलब जो ब्याज पे रुपया देता था। तो ये एक प्रकार से आर्यों के समय के सूदखोर थे जिनका नाम था वेकनाट। और जैसा मैंने बताया कि विनिमय का माध्यम गाय था, और जैसे जैसे हम लोग आर्य के उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे तो हमें एक और नया नाम मिलेगा निष्क। तो निष्क को भी विनिमय का साधन माना गया है। हालांकि निष्क नामक जो एक चीज है इसको आभूषण का रूप भी माना गया है, और ये आभूषण गले में हार के टाइप का था। तो निष्क को कहीं कहीं आभूषण माना जाता है और कहीं विनिमय का साधन भी माना जाता है। तो मोस्टली निष्क को आभूषण के रूप में इंगित किया जाता है, लेकिन इसको विनिमय का साधन भी माना जाता है गाय के साथ में। तो विनिमय के दो साधन ऋग्वैदिक काल में, आर्य सभ्यता में, एक तो गाय विनिमय का महत्वपूर्ण साधन, दूसरा ये निष्क नामक आभूषण, ये भी विनिमय का एक साधन था। दूसरा, जब हम वैदिक आर्यों की आर्थिकी पढ़ते हैं तो हमें एक शब्द और प्राप्त होता है, जो शब्द है अयस। अब अयस शब्द क्या हो सकता है? तो विद्वानों ने इससे संबंधित जो बात कही है कि हो सकता है अयस शब्द से तात्पर्य तांबे या कांसे से रहा हो, और संभवतः यह इसी काल का ही है। लेकिन इस काल में हमें लोहे के कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, लोहे के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। अयस का शब्द श्याम अयस या कृष्ण अयस से प्राप्त होता है, और इसका उल्लेख, इसका तात्पर्य कांसे या तांबे से लगाया जाता है। तो ये हो गई हमारी ऋग्वैदिक आर्थिकी के बारे में बात।